फिल्म की शुरुआत हांगकांग के एक एयरपोर्ट पर बने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से होती है। अचानक एक आदमी कमरे में घुसता है और वहां मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वह अपने बैग से एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही एक छोटा प्राइवेट हवाई जहाज हैंगर के अंदर उतरता है। वह आदमी चुपचाप यात्रियों के बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही उसे अपना निशाना दिखता है, वह रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देता है। हवाई जहाज तुरंत धमाके के साथ आग के गोले में बदल जाता है। अब फिल्म में पता चलता है कि यह आदमी ऑल सिमंस है, जो पहले एक सैनिक था और अब एक भाड़े के हत्यारे के तौर पर काम करता है। हमले के ठीक बाद सिमंस लॉन्चर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को चालू करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा कमरा धमाके के साथ आग की लपटों में घिर जाता है, जबकि एक अनजान आदमी दूर से यह सब देख रहा होता है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स में A6 कमांड सेंटर के अंदर जेसन विन एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा होता है, जिसमें सिमंस की इस मिशन के लिए तारीफ की जा रही होती है। इसके बाद विन क्लाउन नाम के एक शैतान से बात करना शुरू करता है। उस शैतान ने क्लाउन को दुनिया भर में हिंसा फैलाने और बुरे लोगों को शैतान की योजनाओं की ओर ले जाने के लिए भेजा था। क्लाउन विन से उस ताकतवर हथियार के बारे में पूछता है जिसका विन ने उससे वादा किया था, लेकिन विन कहता है कि उसे और समय चाहिए और क्लाउन मान जाता है। क्लाउन विन से यह भी कहता है कि वह एक गुप्त मकसद के लिए सिमंस को अपने साथ मिला ले। अगले दिन सिमंस अपने कुत्ते स्पैज को अलविदा कहकर अपने घर से निकल जाता है। फिर वह टेरी की कार में बैठ जाता है। टेरी सिमंस को एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में एक अखबार का लेख दिखाता है, जिसमें कई बेकसूर नागरिक मारे गए थे। वह सिमंस को यह भी बताता है कि विन के हाल के मिशनों ने हर जगह तबाही मचा दी है। जैसे ही वे कार से आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट पर दिखा वही रहस्यमयी आदमी फिर से चुपके से उन्हें देख रहा होता है। जल्द ही वे एक सुरक्षित इमारत पर पहुंच जाते हैं। वहां से निकलने से पहले टेरी सिमंस से वादा करता है कि वह विन पर नजर रखेगा। थोड़ी देर बाद सिमंस विन के दफ्तर में घुसता है और गुस्से में उस पर आरोप लगाता है कि उसने एयरपोर्ट मिशन के दौरान बेकसूर लोगों को मरने दिया, लेकिन विन कहता है कि वे मौतें दुखद थीं पर जरूरी भी थीं। तब सिमंस कहता है कि वह यह नौकरी हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। शुरू में विन मना कर देता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। वह सिमंस से कहता है कि एक और आखिरी मिशन के बाद वह उसके ट्रांसफर का इंतजाम कर देगा। मिशन यह है कि नॉर्थ कोरिया में एक बायोकेम प्लांट में घुसकर वहां मौजूद सभी खतरनाक बायोलॉजिकल वायरस को खत्म कर दिया जाए। आखिर में सिमंस इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। उसी रात सिमंस चुपके से एक गार्ड को मारकर बायोकेम प्लांट में घुस जाता है। जैसे जैसे वह प्लांट के अंदर और गहराई में जाता है, उसे अचानक एक वायरस कंटेनर पर बम लगे हुए दिखाई देते हैं। इससे वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। तभी विन वहां आता है और उसे बताता है कि मिशन बदल गया है, लेकिन सिमंस उसे याद दिलाता है कि प्लांट के बहुत पास ही एक गांव बसा हुआ है। अगर वायरस फैल गया तो हजारों बेकसूर लोग मारे जाएंगे। विन बेपरवाही से कहता है कि गांव वालों को वायरस के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनकर सिमंस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी बंदूक विन पर तान देता है। अचानक विन की सबसे खतरनाक कातिल जेसिका प्रीस्ट सिमंस को गोली मार देती है और उस पर चारों तरफ लिक्विड गैस छिड़क देती है। फिर विन अपनी जलती हुई सिगरेट सिमंस के शरीर पर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में सिमंस का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है, जबकि विन और प्रीस्ट प्लांट से भाग निकलते हैं। वहां से निकलते समय विन धमाका करने वाले बमों को एक्टिवेट कर देता है। पूरी जगह एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाती है और सिमंस मारा जाता है। इसके बाद सिमंस अचानक एक चर्च के अंदर जागता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ होता है। वहां एक जोकर आता है और सिमंस की भयानक हालत देखकर उस पर हंसता है। सिमंस धीरे धीरे चर्च की सीढ़ियां उतरता है और एक अंधेरी गली में चला जाता है। वहां वह पानी के एक छोटे से गड्ढे में झांकता है और अपना ही जला हुआ डरावना चेहरा देखता है। कुछ ही पल बाद वही रहस्यमयी आदमी फिर से वहां आ जाता है। वह सिमंस को बताता है कि वह कितने लंबे समय से गायब था और कहता है कि राइट सिटी में सबका स्वागत है, लेकिन सिमंस उसकी बात को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। बाद में सिमंस अपने घर लौटता है। धमाके के बाद जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर वह अभी भी पूरी तरह से उलझन में है, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है।
उसे लगता है कि यह घटना अभी हाल ही में घटी है, लेकिन उस रहस्यमयी आदमी ने उसे पहले ही बता दिया था कि असल में वह पिछले 5 सालों से मरा हुआ था। जब सिमंस अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां एक बर्थडे पार्टी चल रही है जिसमें एक जोकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। फिर उसे यह जानकर जबरदस्त झटका लगता है कि वांडा और टेरी अब शादीशुदा हैं। जैसे ही सिमंस उनके करीब पहुंचता है, उसका कुत्ता स्पैज तुरंत उसकी महक पहचान लेता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वांडा की बेटी सायन उस कुत्ते के पीछे पीछे चलती है। स्पैज का पीछा करते हुए सायन को सिमंस जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वह बड़े प्यार से सिमंस को कुछ टॉफियां खाने के लिए देती है। जैसे ही वांडा उस बुरी तरह जले हुए आदमी को देखती है, वह डर जाती है और तुरंत टेरी को बुलाती है। टेरी फौरन सिमंस को घर से बाहर भगा देता है। जोकर पास से ही सब कुछ देख रहा होता है। वह सिमंस का दोस्त क्रिस्पी होने का नाटक करके उसकी मदद करता है और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। बाद में वांडा टेरी को बताती है कि उस अजीब जले हुए आदमी को न जाने कैसे उसका नाम पता था, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि वह आदमी असल में खुद सिमंस ही था। टेरी वांडा को शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उन्हें बच्चों को घर के अंदर ले जाना चाहिए। इस बीच एक अंधेरी गली में जाकर आखिरकार सिमंस के सामने अपना असली शैतानी रूप जाहिर कर देता है। ठीक उसी समय सिमंस शिकायत करता है कि उसकी त्वचा उसे अंदर से फटती हुई महसूस हो रही है। जोकर समझाता है कि ऐसा उसके नेक्रोप्लाज्म की वजह से हो रहा है, जो अभी भी विकसित हो रहा है। सिमंस कहता है कि वह अस्पताल जाना चाहता है, लेकिन जोकर उसे याद दिलाता है कि वह तो पहले ही 5 साल पहले मर चुका है। फिर जोकर सिमंस को जबरदस्ती दर्दनाक पुरानी यादें फिर से जीने पर मजबूर करता है ताकि उसे सब कुछ साफ साफ याद आ जाए। वह समझाता है कि सिमंस एक धमाके में मारा गया था और सीधे नरक भेज दिया गया था। वहां उसकी मुलाकात माले बोलगिया से हुई, जिसने उसे नरक की सेना का सेनापति बनने का मौका दिया। इसके बदले में सिमंस को वांडा से दोबारा मिलने की इजाजत मिल जाती। वांडा के लिए अपने प्यार की वजह से सिमंस ने यह सौदा मान लिया, लेकिन माले बोलगिया ने उसे जेसन विन को मारने का भी हुक्म दिया। सिमंस जोकर की कहानी पर यकीन करने से मना कर देता है, इसलिए जोकर उसे एक कब्रिस्तान में ले जाता है। कब्रिस्तान में सिमंस को अपनी ही कब्र मिल जाती है। वह बेताबी से अपने हाथों से उसे खोद कर खोलता है। अंदर उसे अपनी बुरी तरह से जली हुई लाश मिलती है। साथ ही एक पुराना लॉकेट भी मिलता है जिसमें उसकी और वांडा की तस्वीर होती है। जैसे ही सिमंस अपनी ही मौत पर रोता है, अचानक उसके शरीर से तेज धार वाली कीलें निकलने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी त्वचा एक गहरे रंग के कवच जैसे सूट में बदल जाती है। फिर जोकर गर्व से ऐलान करता है कि सिमंस अब स्पॉन बन गया है, जो नरक की सेना का सेनापति है। सिमंस उस लॉकेट को अपनी छाती से लगाता है और वह कवच उसे अपने अंदर समा लेता है। इसके बाद जोकर सिमंस को वापस उसी गली में भेज देता है और उससे कहता है कि अभी उसे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। जोकर के चले जाने के बाद सिमंस अपने नए कवच की शक्तियों को आजमाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जब वह आखिरकार विन का दोबारा सामना करेगा तो यह कवच उसकी मदद करेगा। ठीक उसी समय वह रहस्यमयी आदमी एक बार फिर वहां आ जाता है। वह सिमंस से कहता है कि हर फैसले का कोई न कोई नतीजा जरूर होता है। वह आदमी समझाता है कि वह भी सिमंस की तरह ही एक हत्यारा था, लेकिन उसकी हत्या 500 साल पहले हुई थी, जब उसने सैक्सनी के साम्राज्य को तबाह कर दिया था। आखिर में वह अपना परिचय कोग्लियोस्ट्रो के रूप में देता है। इस बीच A6 मुख्यालय में टेलीविजन पर टेली की एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई देती है। टेली अब A6 के पब्लिक स्पोक्सपर्सन के तौर पर काम कर रहा है और मीडिया के सामने CIA और विन का बचाव कर रहा है। विन प्रीस्ट के साथ मिलकर यह इंटरव्यू देखता है और टेली के काम से खुश होता है। फिर प्रीस्ट एक प्रोजेक्टर में एक CD डालता है। इस प्रेजेंटेशन में विन का सबसे खतरनाक हथियार, जिसका नाम हीट 16 है, दिखाया जाता है। यह एक जानलेवा बायोलॉजिकल हथियार है और विन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इसका एंटीडोट है। विन गर्व से कहता है कि इस हथियार की मदद से वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक उसी समय सिम्पन्स चुपके से उस जगह में घुस जाता है और कई गार्ड्स को हरा देता है। फिर वह हथियारों के स्टोर रूम में पहुंचता है और अपने लिए भारी भरकम हथियार ले लेता है। तभी टेली विन के ऑफिस में आता है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब प्रीस्ट कमरे से बाहर चला जाता है तो विन टेली की तारीफ करता है कि उसने मीडिया को कितनी अच्छी तरह से संभाला है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। टेली मानता है कि खतरनाक इंटरनेशनल मिशनों को छिपाने के लिए आम लोगों से झूठ बोलना उसे अच्छा नहीं लगता।
वह यह भी कहता है कि वह असली फील्ड ऑन इम्प्रेशन के डेटा को और भी करीब से समझना चाहता है, लेकिन विन टेली को याद दिलाता है कि अब वह कोई एनालिस्ट नहीं रहा। इस चेतावनी के बाद भी टेली उस जानकारी को देखने की जिद करता रहता है। विन उसे बेरुखी से कहता है कि वह इस संस्था को अपनी मर्जी से चलाता है, जबकि टेली का काम बस आम लोगों को खुश रखना है। जब वे दोनों ऑफिस से एक साथ बाहर निकलते हैं तो टेली की नजर एक सीडी पर पड़ती है जिस पर स्पेशल ऑप्स लिखा होता है। बाद में जब वैन और टेली एक कार में सफर कर रहे होते हैं तो सिम्पन्स अपनी बंदूकें लिए हुए एक छत से उन पर पैनी नजर रखता है। जब वे दूसरी जगह पहुंचते हैं तो विन कुछ खास मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह उन्हें बताता है कि उसने हीट 16 को बनाने में मदद की है और अपने उन ताकतवर साथियों के लिए एक टोस्ट उठाता है जिन्हें इस हथियार से फायदा होगा। इस महफिल के दौरान टेली को अचानक एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हथियारों के स्टोर रूम में कोड रेड यानी सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई है। वह फौरन वैन को इस हालात के बारे में बताता है। यह सुनकर कि सुरक्षा टीमें पहले से ही इस समस्या को संभाल रही हैं, विन और टेली उस जगह से चले जाते हैं। अचानक लाल रंग का कवच और एक बहुत बड़ा चोगा पहने हुए एक कवचधारी व्यक्ति कांच की छत को तोड़कर नीचे आ गिरता है। ये सिमंस है। वह फौरन विन का गला पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती याद दिलाता है कि वह कौन है। सिमंस विन पर उसे धोखा देने और उसे नरक में भेजने का आरोप लगाता है। फिर वह विन को उठाकर एक मेज के पार फेंक देता है। उसके बाद सिमंस टेरी को पकड़ लेता है। टेरी बताती है कि सिमंस की मौत के बाद वांडा कितनी टूट गई थी। ठीक उसी पल सिमंस देखता है कि विन भागने की कोशिश कर रहा है। वह टेरी को एक तरफ फेंक देता है और विन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक प्रीस्ट उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सिमंस को तुरंत एहसास होता है कि उसका कवच गोलियों को सोख लेता है और उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। फिर भी विन प्रीस्ट को आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सिमंस को मार डाले। प्रीस्ट सिमंस के पैरों के बीच लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कवच उसे फिर से बचा लेता है और यहाँ तक कि उसके पैर पर काट भी लेता है। पुलिस की नजर सिमंस पर पड़ती है जो बिल्डिंग से लटका हुआ है और वे तुरंत नीचे से उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों से बचने की कोशिश में सिमंस का संतुलन बिगड़ जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसका विशाल लाल केप उसे बचा लेता है और हवा में उड़ते हुए उसे एक चर्च की तरफ ले जाता है। इसके कुछ ही देर बाद मेडिकल टीमें प्रीस्ट की लाश लेकर वहां पहुंचती हैं। विन अपने सबसे काबिल हत्यारे की मौत से काफी परेशान नजर आता है। थोड़ी देर बाद क्लाउन विन से संपर्क करता है। विन गुस्से में क्लाउन पर इल्जाम लगाता है कि उसने सिमंस के लौटने के बारे में उसे पहले से आगाह क्यों नहीं किया। क्लाउन बड़े ही बेपरवाही से जवाब देता है कि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिमंस इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। विन उसे यह भी बताता है कि हीट 16 हथियार अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बातचीत खत्म करने से पहले क्लाउन एक और खतरनाक बात का खुलासा करता है। वह बताता है कि जल्द ही विन के दिल के अंदर एक खास डिवाइस लगा दिया जाएगा। यह डिवाइस सीधे हीट 16 बम से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर कभी विन का दिल धड़कना बंद कर देता है तो वह बम अपने आप फट जाएगा। इस बीच एक सार्वजनिक सम्मेलन में वांडा उत्तरी कोरिया के बायोकेम प्लांट में पैदा हुई खतरनाक स्थिति के बारे में बात करती है। कार्यक्रम के दौरान अचानक उसकी नजर एक जले हुए आदमी पर पड़ती है जो कुछ दूरी से उसे घूर रहा होता है, लेकिन सिमंस फौरन खुद को छिपा लेता है और साथ ही वह सायन को भी देखता है जो पास में ही स्पैज के साथ खेल रही होती है। सिमंस चुपके से सायन और स्पैज की तरफ बढ़ता है ताकि यह पक्का कर सके कि वे दोनों सुरक्षित हैं। सायन उसके जले हुए चेहरे को देखती है और कहती है कि यह थोड़ा अजीब लेकिन दिलचस्प लग रहा है। जब वह उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना परिचय स्पॉन के रूप में देता है। सायन भी खुशी खुशी अपना परिचय देती है और फिर वांडा के पास लौट जाती है। दूसरी तरफ नर्क हेल में मालेबोलगिया क्लाउन को अपने पास बुलाता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। मालेबोलगिया उसे इस बात के लिए डांटता है कि वह स्पॉन से उसका सौदा पूरा करवाने में नाकाम रहा, लेकिन क्लाउन शिकायत करता है कि उसकी जगह स्पॉन को सेनापति जनरल चुना गया था। मालेबोलगिया उसे याद दिलाता है कि नर्क की सेना के पूरी तरह से उठ खड़े होने से पहले स्पॉन को विन को मारने और वायरस को फैलाने का फैसला खुद ही करना होगा। इसलिए वह क्लाउन को इस मिशन को पूरा करने का एक आखिरी मौका देता है। सम्मेलन में वापस वांडा की मुलाकात फिर से सायन से होती है। सायन बड़े ही उत्साह के साथ अपनी मां को बताती है कि वह स्पॉन से मिली थी। ठीक उसी समय
अचानक टेरी वहां पहुंचता है और उन्हें फौरन वहां से निकलने के लिए कहता है। वांडा उससे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। टेरी बताता है कि विन पर हमला हुआ था और वह उनकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता। जैसे ही वे कार की ओर तेजी से बढ़ते हैं, सायंस पैज के बारे में पूछती है क्योंकि वह कुत्ता अभी भी सिमंस के साथ है। टेरी उसे भरोसा दिलाता है कि स्पैज को घर का रास्ता पता है और वे कुत्ते के बिना ही निकल पड़ते हैं। बाद में राइट सिटी में एक बेघर आदमी और एक छोटा लड़का खाने की तलाश में कूड़ेदान में छानबीन कर रहे होते हैं। लड़का खाना थूक देता है क्योंकि वह सड़ा हुआ होता है। आदमी इस शिकायत पर गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ इस तरह उठाता है जैसे वह बच्चे को मारने वाला हो। अचानक सिमंस वहां आता है और उस आदमी को जोर से लड़के से दूर फेंक देता है। सिमंस उस आदमी पर अपनी बंदूक तान देता है और उसे गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन वह छोटा लड़का तुरंत उसे रोक लेता है और उससे मिन्नत करता है कि वह उस आदमी को चोट न पहुंचाए क्योंकि वह उसका पिता है। इसके बाद सिमंस वहां से चला जाता है और स्पैज उसके पीछे पीछे चलता है। उसी समय डॉक्टर विन की सर्जरी की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि उसके सीने के अंदर एक डिवाइस लगाया जा सके। उसे बताया जाता है कि अगर उसका दिल धड़कना बंद कर देता है तो उससे जुड़ा हुआ डिवाइस पूरी दुनिया में हीट 16 फैला देगा। डॉक्टर इसे हत्या के प्रयासों से बचाव का एक जरिया बताते हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से मेलबोल्गिया चाहता है कि सिमंस विन को मार डाले क्योंकि ऐसा होने पर ही प्रलय की शुरुआत होगी। वापस चर्च में सिमंस अपने हथियारों को व्यवस्थित कर रहा होता है। तभी पहले मिला वह छोटा लड़का वहां आता है और अपना परिचय जैक के रूप में देता है। जब जैक जोर से यह सोचता है कि क्या वे पहले से ही नरक में हैं, तभी अचानक क्लाउन वहां प्रकट हो जाता है। क्लाउन हंसता है और कहता है कि वे अभी नरक में नहीं हैं, लेकिन जल्द ही वे वहां पहुंच जाएंगे। जब जैक उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है तो सिमंस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि क्लाउन ही वह व्यक्ति था जिसने विन को उसे सिमंस को मारने का आदेश दिया था। सिमंस पूछता है कि नरक की सेना का नेतृत्व करने के लिए उसे ही क्यों चुना गया। क्लाउन समझाता है कि यह तो शुरू से ही सिमंस की किस्मत में लिखा था। उसके अनुसार सिमंस को उसके सभी खतरनाक मिशनों के जरिए गुपचुप तरीके से इस भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था। यह सुनकर सिमंस क्लाउन का गला पकड़ लेता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। वह नरक की सेना में शामिल होने या उसका नेतृत्व करने से साफ इनकार कर देता है। तब क्लाउन सिमंस को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह स्पैज को मार डालेगा, लेकिन सिमंस तुरंत उस पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है। गुस्साया हुआ क्लाउन आखिरकार अपनी असली पहचान वायलेटर के रूप में जाहिर करता है और एक भयानक दानव के रूप में बदल जाता है। वायलेटर सिमंस पर हमला करता है और उसे फंसा लेता है। सिमंस उस मॉन्स्टर पर गोली चलाकर पलटवार करता है। लड़ाई के दौरान दोनों चर्च की बालकनी तोड़कर नीचे गिर जाते हैं और राइट सिटी की गलियों में जा पहुंचते हैं। वायलेटर सिमंस को जोर से चर्च की नुकीली बाड़ से टकरा देता है। फिर वह वापस अपने जोकर वाले रूप में आ जाता है और वहां से जाने से पहले सिमंस का मजाक उड़ाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कोग्लियोस्ट्रो वहां आता है और सिमंस को बचाता है। सिमंस का कवच धीरे धीरे उसकी पीठ पर लगी चोटों को ठीक करने लगता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब सिमंस आखिरकार होश में आता है तो वह देखता है कि कोग्लियोस्ट्रो ने उसके गले पर तलवार रखी हुई है। कोग्लियोस्ट्रो फौरन उस हथियार को नीचे कर लेता है। फिर वह सिमंस को उस तबाही को दिखाता है जो उनकी लड़ाई की वजह से हुई थी। कोग्लियोस्ट्रो सिमंस को सिखाता है कि वह अपने कवच को ठीक से कैसे नियंत्रित करे। वह समझाता है कि सिमंस को शांत और एकाग्र रहना चाहिए। अगर वह अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट कल्पना करता है तो कवच प्रतिक्रिया करेगा और उसे उसके लिए बना देगा। सिमंस के वांडा से मिलने जाने से पहले कोग्लियोस्ट्रो उसे एक जरूरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि सिमंस को अपनी शक्तियों को सावधानी से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई तो वह हमेशा के लिए मर सकता है। ये सुनने के बाद सिमंस अपनी सामान्य बंदूकें फेंक देता है और इसके बजाय अपने कवच की शक्तियों पर पूरी तरह भरोसा करता है। फिर वह स्पैज का कॉलर जैक को देता है और उससे कुत्ते को ढूंढने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद सिमंस एक मोटरसाइकिल चुराता है और उस पर सवार होकर चला जाता है। यात्रा करते समय अचानक उसका सामना क्लाउन से होता है, जो एक विशाल ट्रक लेकर उसकी ओर आ रहा होता है। क्लाउन उस वाहन से सिमंस को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सिमंस तेजी से अपने केप का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लेता है। जवाब में क्लाउन ट्रक से नेक्रो गू का छिड़काव करता है, जिससे सिमंस की मोटरसाइकिल नियंत्रण खो देती है और सड़क पर फिसल जाती है।
फिर क्लाउन ट्रक को पीछे करता है और सीधे सिमंस की ओर फिर से चलाता है। सिमंस अपने केप कवच के नीचे खुद को बचाता है और टक्कर से एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी समय टेरी चुपके से अपने ऑफिस के डेटाबेस में घुसता है और गोपनीय फाइलों को एक सीडी में कॉपी कर लेता है। बाद में घर पर वांडा के साथ वापस आकर टेरी फाइलों की जांच करता है और हीट 16 का उपयोग करके दुनिया को नियंत्रित करने की वैन की खतरनाक योजना का पता लगाता है। इस बीच वांडा सिम्पस के बारे में सपना देखती है, लेकिन उसकी नींद तब टूट जाती है जब सायन उसे कुछ पीने के लिए मांगते हुए जगा देती है। उसी समय टेरी पहले वाली न्यूज रिपोर्टर से संपर्क करता है। वह उसे बताता है कि अब उसके पास विन के अपराधों को उजागर करने के सबूत हैं। फिर वह ईमेल के जरिए उसे यह जानकारी भेज देता है। कुछ ही पलों बाद वांडा और सायन टेरी के ऑफिस में आते हैं। ठीक उनके पीछे विन होता है, जिसके हाथ में हथियार होते हैं। विन टेरी के कंप्यूटर पर भेजे जा रहे ईमेल को देख लेता है और तुरंत कंप्यूटर पर गोली चला देता है। वह अभी टेरी पर भी गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठती है। विन वांडा को दरवाजा खोलने का आदेश देता है, जबकि वह सायन और टेरी के साथ पीछे ही रुका रहता है। दरवाजे के बाहर क्लाउन खड़ा होता है। वह विन को बताता है कि स्पॉन तेजी से आ रहा है। इसके तुरंत बाद सिमंस घर पहुंच जाता है। अंदर उसे वांडा बंधी हुई मिलती है, जबकि विन ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ है। विन सिमंस को धमकी देता है और उससे कहता है कि या तो वह हेल की सेना में शामिल हो जाए या फिर वांडा को मरते हुए देखे। वांडा को सोचने का ज्यादा समय दिए बिना विन अचानक उसके सीने में चाकू घोंप देता है। गुस्से से भरा हुआ सिमंस विन को पकड़कर जोर से दरवाजे की तरफ फेंक देता है। इस जोरदार टक्कर से दरवाजा टूटकर खुल जाता है और अंदर सायन और टेरी बंधक बने हुए दिखाई देते हैं। फिर विन एक बेहद डरावनी बात बताता है। वह सिमंस से कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसके दिल से जुड़ा हुआ एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे एक वायरस फैल जाएगा और धरती पर मौजूद सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गुस्से में आकर सिमंस विन को उठाकर अंगीठी में फेंक देता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विन उसे याद दिलाता है कि अगर वायरस फैल गया तो सायन भी मारी जाएगी। ये सुनकर सिमंस तुरंत रुक जाता है। इसके बजाय सिमंस अपनी नेक्रोप्लाज्म शक्तियों का इस्तेमाल करके विन के सीने के अंदर मौजूद डिवाइस को पकड़ लेता है। वह उस डिवाइस को घूर कर देखता है और अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर सिमंस तेजी से वांडा की तरफ दौड़ता है ताकि उसे आजाद कर सके। अचानक वांडा फिर से जिंदा हो जाती है और सिमंस को चाकू मार देती है। इसके ठीक बाद वह नकली वांडा वापस अपने क्लाउन वाले रूप में बदल जाती है। क्लाउन सिमंस का मजाक उड़ाता है कि उसने विन को नहीं मारा, क्योंकि अगर वह उसे मार देता तो दुनिया का अंत, अपोकलिप्स, शुरू हो जाता। अचानक कहीं से कोग्लियोस्ट्रो प्रकट होता है और अपनी तलवार से क्लाउन को मार देता है। इस हमले को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कोग्लियोस्ट्रो तेजी से वांडा को आजाद करता है और सिमंस के शरीर से चाकू निकाल देता है। वह सिमंस से कहता है कि वह खुद को ठीक करने पर ध्यान दे। अचानक उन सभी के चारों ओर आग की लपटें उठने लगती हैं। क्लाउन उन सभी को सीधे हेल, नरक में पहुंचा देता है। अपने असली वायलेटर रूप में वापस आकर वायलेटर कोग्लियोस्ट्रो से लड़ने लगता है। सिमंस भी लड़ाई में कूद पड़ता है ताकि वायलेटर को कोग्लियोस्ट्रो को मारने से रोक सके, लेकिन क्योंकि सिमंस हेल की उस आग से भरी दुनिया से अनजान है, इसीलिए लड़ाई के दौरान वायलेटर को ज्यादा फायदा मिलता है। आखिरकार सिमंस वायलेटर के गले पर हमला करता है और उसे कमजोर कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद मालेबोलगिया खुद स्पॉन के सामने आ जाता है। स्पॉन उस दानव से कहता है कि वह कभी भी हेल की सेना का नेतृत्व नहीं करेगा। इससे पहले कि मालेबोलगिया के सैनिक उन्हें पकड़ पाते, सिमंस और बाकी लोग किसी तरह हेल से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वांडा के घर वापस आकर सिमंस आखिरकार यह बात मान लेता है कि अब वांडा और टेरी सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ देर बाद जैक अपने साथ स्पैज को लेकर आता है। अचानक वायलेटर सिमंस के पीछे प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा खाने की कोशिश करता है। कोग्लियोस्ट्रो तुरंत सिमंस से कहता है कि वह अपने आर्मर की शक्तियों को सक्रिय करे। सिमंस तुरंत उसकी बात मान लेता है। अचानक सिमंस के सिर के चारों ओर नुकीले कांटे निकल आते हैं और वायलेटर के मुंह में घुस जाते हैं। फिर सिमंस की जंजीरें वायलेटर की गर्दन को काट देती हैं और उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग कर देती हैं। हारने के बाद वह कटा हुआ सिर वापस क्लाउन के रूप में बदल जाता है और फिर उसे घसीटकर वापस नरक में ले जाया जाता है। बाद में पुलिस अधिकारी और न्यूज रिपोर्टर वांडा और टेरी के घर को घेर लेते हैं। विन के खिलाफ सबूत मिलने के बाद मीडिया उसके अपराधों को पूरी दुनिया में प्रसारित कर देता है।